हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 हम लोगों से दो बातें कहता है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो बातें लिखी हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा है, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिखा है। इन दोनों बातों को मैं कंपेयर करके आपको समझा दे रहा हूँ। जब आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करोगे तो ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है। इसका मतलब सिंपल है कि लॉ के सामने सभी लोग कैसे हैं, बराबर हैं। मीन्स ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जो हम लोग पिछले चैप्टर में शेड्यूल को देख रहे थे, शेड्यूल में हम लोगों ने इक्वालिटी देखी थी। तो इक्वालिटी क्या थी? इक्वालिटी कुछ नहीं थी, इक्वालिटी थी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज यानी कि कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सभी लोग कैसे होंगे, बराबर होंगे। और क्या होगा कि एवरीबडी इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ। एवरीबडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। मतलब कानून के सामने सभी लोग कैसे हैं, बराबर हैं। अगर कानून के सामने सबसे सभी लोग बराबर हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ हमारा कानून। ठीक है यार। अगली आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइकली। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, या इस बात का मतलब ये हम लोग निकाल सकते हैं कि इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये ए इंसान है कोई, ए के बी इंसान है कोई। ए जो है ये साल भर में 1 लाख रुपए ही कमा पाता है, मतलब 1 लाख पर एनम। जबकि जो बी है ये 10 CR यानी कि 10 करोड़ रुपए एक साल में कमाता है। अब क्या करे गवर्नमेंट? एग्जाम्पल के लिए इससे भी 30% टैक्स ले, इससे भी 30% टैक्स ले। अगर इससे 30% टैक्स लेगी तो इसके 30,000 चलेगी टैक्स में, और उसके 30% का मतलब हो गया इसके 3 करोड़ चलेगी टैक्स में। अब मान लो 10 करोड़ कमा रहा है, 3 करोड़ टैक्स में चली भी गई, फिर भी इसके पास वेरी ह्यूज अमाउंट में पैसा बचेगा, 7 करोड़ बचेंगे, पूरे 7 करोड़। फिर भी अब इस इंसान के हाथ में कितने बचेंगे? 70,000 बचेंगे। इसके पास 7 करोड़, इसके पास 70,000। इसके पास वैसे भी कुछ था नहीं, उसमें भी सरकार ने इतना सारा पैसा ले लिया, तो इसके पास कैसा बचेगा? वेरी लेस। इसके पास कैसा बचेगा? वेरी ह्यूज। तो कहने का ये मतलब है कि इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। सरकार पता क्या करेगी? ऐसे कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अलग कर देगी, ऐसे कैटेगरी के लोगों को अलग कर देगी। इनके लिए ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, इनके लिए कम, या फिर बिल्कुल नहीं टैक्स लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही इनके पास बहुत कम है, इनसे अगर और ले लोगे तो इनके पास बचेगा क्या? तो यही ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जो इक्वल है उनको आप एक जैसा ट्रीटमेंट दो, जो दूसरे ग्रुप है उनको एक जैसा ट्रीटमेंट दो। आप इनको कभी भी एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इंसान जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये सरकार को आराम से टैक्स दे सकता है, ना कि ये इंसान जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो यही ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने लिया कहाँ से है? तो ये वाला कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये वाला कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। ये एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज की बात करता है, यानी कि कुछ चाह रहा है किससे? सरकार से। सरकार से क्या होगा? गवर्नमेंट जो है वो लॉ से सुप्रीम नहीं है, बल्कि लॉ जो है वो गवर्नमेंट के सुप्रीम है। हम समझ गए आराम से।
तो ये कैसा कंसेप्ट होगा हमारा? नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट और पॉजिटिव कंसेप्ट क्या होता है? मैंने फंडामेंटल राइट की पहली वीडियो में बताई थी। नेगेटिव मतलब ये होता है जो कि किसी की पावर को कम करता है, रिस्ट्रेन करता है। और पॉजिटिव कंसेप्ट वो होता है जो हमें क्या करता है? एम्पावर करता है, हमको पावर देता है। तो इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसा है? पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये कैसा है? नेगेटिव कंसेप्ट है। ये ब्रिटेन से लिया, यूएस से लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी में एक कंसेप्ट नया आता है, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं। तो फिर रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ जो है ये आर्टिकल 14 का ही पार्ट है। ये एक्सटेंशन है किसका? इक्वालिटी बिफोर लॉ का। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। यही तो ये कह रहा है रूल ऑफ लॉ। इनडायरेक्टली इसका मतलब यही तो हुआ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कह दो या फिर रूल ऑफ लॉ कह दो, बात तो एक ही, कानून का राज होगा। ये क्या कह रहा है? कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई कानून है तो उसके सामने चाहे ये इंसान हो, चाहे ये इंसान हो, चाहे ये इंसान हो, सभी लोग कैसे हैं? बराबर है। ना इसके लिए ये अमीर है, ना गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है। कानून के लिए क्या है? सभी लोग एक जैसे हैं। अब रूल ऑफ लॉ के कुछ बेसिक, अब रूल ऑफ लॉ जो है, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप नोट्स बना लेना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपकी कम जगह में सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ पहली चीज़ तो ये बोलता है कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी किसकी होगी? एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ। यानी कि ना कोई इंसान लॉ के बराबर, कोई इंसान लॉ से बड़ा नहीं है, सभी लोग कैसे हैं? किसकी सुप्रीमेसी होगी? लॉ की सुप्रीमेसी। यानी रूल ऑफ लॉ यही तो बोल रहा है ना, किस किस की सुप्रीमेसी? लॉ की। सबसे बड़ा कौन? लॉ। ठीक है यार। दूसरी चीज़ क्या होगी? कि गवर्नमेंट जो है उसको लॉ के हिसाब से काम करना है, ना कि लॉ को गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना है। मतलब सर जो कानून में लिखा है सरकार को उसकी बात माननी पड़ेगी, ना कि कानून को सरकार की बात माननी पड़ेगी। रूल ऑफ लॉ समझ गए? यानी कि रूल ऑफ लॉ, अच्छा पहले कैसा कंसेप्ट होता था? पहले ऐसा कंसेप्ट होता था राजा महाराजाओं के ज़माने में कि डम डम, यानी कि रूलर इज लॉ, यानी कि किंग इज लॉ। पहले ये होता था, जो राजा ने बोल दिया वही होगा। अब क्या होता है? अब हमारा होता है लेक्स रेक्स। पहले कैसा होता था? रेक लेक्स। अभी क्या है? लेक रेक्स। पहले होता था किंग इज लॉ, अभी क्या है? लॉ इज किंग। अभी सबसे बड़ा कौन है? लॉ है। अगर लॉ सबसे बड़ा है तो लॉ ही तो सुप्रीम हुआ, यानी कि क्या है? लेक्स सुप्रीमस। यानी कि लॉ इज सुप्रीम। देखो यार, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो अगर मैं समराइज़ करूँ फटाफट, तो आर्टिकल 14 दो बातें बोलता है। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ नाम बता रहा है क्या? कानून के सामने सब बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कानून सबसे बड़ा होगा। ठीक है यार। इक्वालिटी क्या था? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। नेगेटिव कंसेप्ट है। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या होता है? इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, या फिर लाइक मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। फॉर एग्जाम्पल इसका रिजर्वेशन पॉलिसी। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बंदा इतना कम कमा रहा है, एक इतना ज़्यादा कमा रहा है, तो सरकार क्या करेगी? इसको अलग मान लेगी, इसको अलग मान लेगी। इस ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए अलग पॉलिसी, इस ग्रुप के लोगों के लिए अलग पॉलिसी होगी। फिर मैंने देखा रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ नाम ही बता रहा है, मतलब कानून का राज होगा। एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी किसकी होगी? कानून की होगी। सरकार को कानून के हिसाब से काम करना है, ना कि कानून को सरकार के हिसाब से काम करना है। पहले क्या होता था? डम डम, यानी कि किंग इज लॉ। पहले जो राजा ने बोल दिया वही होगा। अभी क्या है? लॉ इज किंग। अभी किसका कंसेप्ट है? लेक्स सुप्रीमस का, यानी कि लॉ इज सुप्रीम। अच्छा यार, अगर मैं रूल ऑफ लॉ में एक लाइन को जोड़ना चाहूँ तो क्या मैं जोड़ सकता हूँ कि बी, ए बी वाली बी है ये, बी यू एवर सो हाई, लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू। मतलब आप कितने ही बड़े बने रहो, कानून हमेशा आपसे बड़ा होगा। ठीक है यार, समझ में आ गया हमको। बी यू एवर सो हाई, लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू। अगली बात हम लोग देख रहे हैं। आप देखो, ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 में। वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शन, अच्छा आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारे कौन से जस्टिस में आता है?
मैंने बताया था ना, 3 तरह के जस्टिस होते हैं, एक सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, एक पॉलिटिकल जस्टिस होता है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमारा सोशल जस्टिस में आता है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। सोशल जस्टिस मतलब क्या? समाज को जस्टिस देना। तो समाज में कैसे जस्टिस आएगा? समाज में तभी तो जस्टिस आएगा जब सभी लोग बराबर होंगे, सभी लोग जो है वो कानून से कोई भी बड़ा नहीं होगा, सभी लोग कानून से नीचे होंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो आर्टिकल 14 है ये सोशल जस्टिस में आता है। ठीक है यार, अब इसके अगर एक्सेप्शन की बात करी जाए तो इसका पहला एक्सेप्शन तो दोस्त यही हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल जो है एक्सेप्शन, उसमें से जो पहले के 3 एक्सेप्शन है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए आते हैं। तो जो पहला एक्सेप्शन है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 की मैं देखो जैसे समरी लिख रहा हूँ वैसे आप लिख देना क्या, कि कोई प्रेसिडेंट है हमारा या फिर हमारा गवर्नर है, इंडिया के प्रेसिडेंट है या फिर इंडिया के गवर्नर है, ये अगर अपनी कोई भी, मैं पहले लिख दूँ फिर आपको बताऊँ। पहला हमारा एक्सेप्शन ये कहता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन हुआ है अपनी कंट्री का, तो अपनी कंट्री के जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो पहला आर्टिकल 361 ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर वाइल परफॉर्मिंग देयर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अगर अपना कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि देश के एग्जीक्यूटिव हेड हमारे प्रेसिडेंट हैं और स्टेट के गवर्नर हैं। अपनी एग्जीक्यूटिव ड्यूटी जितनी भी होती हैं स्टेट में चाहे कंट्री में, उसके रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर होते हैं। तो अगर उस टाइम कोई भी गलती हो जाती है तो फिर उसके लिए प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में इसको बोलते हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग को वहाँ पर गॉड की शैडो माना गया है और भगवान का भी गलत हो नहीं सकता है। भगवान की जो बिल होती है, भगवान की जो इच्छा होती है वो किंग के थ्रू एक्सप्रेस होती है। इसका मतलब अगर भगवान गलत नहीं होगा तो हमारा किंग भी गलत नहीं होगा, यानी कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो वही प्रेसिडेंट ऑफ ए गवर्नर कौन है? जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे तो उनके खिलाफ कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई भी कार्रवाई जो है कोई भी कोर्ट में उनको नहीं बुलाया जा सकता है। ये हमारा पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन जो होता है हमारा, दूसरा एक्सेप्शन की भी मैं समरी अगर लिखूँ तो ये है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी टिल दे आर इन देयर ऑफिस। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपने टेन्योर में, अपने जब वो टाइम में 5 साल के लिए बनते हैं, उस 5 साल में अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे जब तक वो अपने ऑफिस में। ऑफिस का मतलब 5 बजे नहीं, जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। समझ में आ गया? तीसरी चीज़ जो है इसमें, तीसरा एक्सेप्शन को हम लोग को ये देखना है जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड है, कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं लगेगी, उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं लगेगी। नो सिविल प्रोसीडिंग, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी जिसमें कोई भी कंपनसेशन की बात हो रही हो। मतलब हर्जाना, मतलब मान लीजिए इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे किसी कोई इंसान अपना हर्जाना मांग रहा है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो हर्जाना उसको तभी मिलेगा, उससे पहले वो प्रायर टू मंथ्स नोटिस दे, नोटिस इज सर्व्ड। यानी कि पहले 2 महीने का हमें एडवांस में नोटिस दो, जब आप नोटिस दोगे उसके बाद ही आपको हर्जाना मिल पाएगा। तो अगर मैं इन प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड समरी लिखूँ तो पहला हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन अगर वो कर रहे हैं तो उस दौरान वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ देखी कि कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं होगी। सिविल प्रोसीडिंग होगी उसके लिए तकरीबन 2 महीने पहले से ही नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने अगर नोटिस को हो गए उसके बाद हो सकती है सिविल प्रोसीडिंग। चौथी चीज़ जो है, चौथा एक्सेप्शन वो होता है डिप्लोमेट्स का। अभी डिप्लोमेट कौन होते हैं? डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे राजदूत, जो कि हमारे एम्बेसडर होते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, आपको समझाने के लिए ऐसे कहा जा सकता है, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कई देश के जो जासूस होते हैं वो दूसरे देश में चले जाते हैं डिप्लोमेट के कवर पे। फॉर एग्जांपल इंडिया का जासूस रशिया में चला जाएगा, रशिया का इंडिया में आ जाएगा, इंडिया का फ्रांस में चला जाएगा, फ्रांस का इंडिया में आ जाएगा।
लेकिन वो जासूस होते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेट के कवर पे आते हैं। तो डिप्लोमेट्स को ये इम्यूनिटी, अब डिप्लोमेट के कवर पे क्यों आते हैं? तो डिप्लोमेट्स को ये इम्यूनिटी होती है कि मान लो कोई डिप्लोमेट अगर पकड़ा भी जाता है किसी ऐसी हरकत में जो कि हरकत उस देश के लिए अच्छी नहीं थी, कोई ख़राब हरकत में पकड़ा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कंट्री होगा उस डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा दे देगा। पर्सोना नॉन ग्राटा। अब पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब ये होता है कि पर्सन नॉट वांटेड। अभी क्या हो गया, जरा एक्सप्लेन करो। देखो यार, मान लो कोई ए पर्सन है जो दूसरी कंट्री में जाकर कोई ऐसे काम कर रहा है जो उस कंट्री के हित में नहीं है, तो वो जो कंट्री होगी ना वो उस इंसान को कह देगी कि अब आप हमारे देश में नहीं रह सकते हो, अब ये हमें पर्सन वांटेड नहीं है, इस देश ये जो इंसान है तुम अपने वापस देश में चले जाओ, अब हमारे देश में और दिन तक मत रहो। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि राजदूत वगैरह होते थे, कई बार राजा को गुस्सा आती थी तो वो राजदूत को मार देता था। तो फिर बाद में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में सभी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या कहा, पर्सोना नॉन ग्राटा चीज़ की रखो, ये डिप्लोमेट है, ये इसको भी जीने का हक है भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि भैया अब तुम हमारे देश में और दिनों तक नहीं रह सकते हो, वापस अपने देश चले जाओ। तो यार ये पर्सोना नॉन ग्राटा हमको समझ में आ गया, डिप्लोमेट्स को जो कवर मिलता है। फिफ्थ जो एक्सेप्शन है वो फिफ्थ एक्सेप्शन आर्टिकल 105 और 194 से रिलेटेड है। 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद से रिलेटेड है, और 194 जो है वो एमएलए यानी कि विधायक से रिलेटेड। ये सांसद, ये विधायक से रिलेटेड मतलब क्या? मतलब ये है कि अपने रेस्पेक्टिव हाउस में, चाहे अगर कोई सांसद लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, और विधायक या फिर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, ये अपने हाउस में, किसी भी हाउस में, जिस हाउस के ये मेंबर हैं उस हाउस में ये कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उस दौरान इन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी जो इन्हें नहीं बोलनी थी, फिर भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनको इम्यूनिटी प्रेजेंट है। इनको क्या है, ये एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी के। अच्छा यार, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया कि इंडिया में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो यार इसका आंसर होगा 6। इंडिया में 6 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब 6 स्टेट्स आपको कमेंट में बतानी है। इसके साथ आपको ये भी बताना है कि ये मैं आपको पार्लियामेंट चैप्टर बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे है किसी भी स्टेट में, और फिर हटती कैसे है किसी भी स्टेट की। आखिरी एक्सेप्शन 6 है। एक्सेप्शन 6 जो है वो ये बोलता है, एक्सेप्शन 6 जो है वो बोलते हैं आर्टिकल 31C। पहले मैं लिख दूँ फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा इसको। लॉज मेड, ये बोलता है आर्टिकल 31 क्लॉज सी कि लॉज मेड टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39B एंड 39C। अच्छा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 39B और 39C क्या होता है, प्रियम्बल में भी बताया, फिर प्रियम्बल के जो क्वेश्चन थे उसमें भी बताया, फिर शेड्यूल्स में भी बताया था, उसका सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया था। ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून बनता है, अगर मान लो, देखो पहले आप 39B और 39C समझो। 39B इस बात को लेकर बात करता है कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है सिंपल, कि किसी ऐसा ना हो कि देश की एक आबादी जो है उसके पास 90% प्रॉपर्टी आ गई, देश की 1% जो पॉपुलेशन है उसके पास 90% वेल्थ है, और देश की जो 99% पॉपुलेशन उसके पास 10% वेल्थ है। मतलब समझ रहे हो, जो अमीर हैं वो कितने ज़्यादा अमीर हैं, जो गरीब हैं वो कितने ज़्यादा गरीब हैं। तो 39B क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, और 39C क्या कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ, जब उन्होंने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बनाई थी, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि 39B और 39C कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आता है? तो वैसे इसका सही आंसर है पार्ट 4 DPSP में आता है। DPSP जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक, तब आपको और क्लियर होगा ये। तो यार देखो, 31C आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि मान लो सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि हमारा 39B और 39C इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये दोनों कानून इम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों कानून इम्प्लीमेंट होंगे तो उससे हमारा आर्टिकल 14 वायलेट होगा, सीधी बात है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मान लो अगर वायलेट भी होगा तो भी सरकार चाह कर भी उस कानून को नहीं, कोर्ट चाह कर भी उस कानून को कैंसिल नहीं कर सकता। वो कानून कैसा हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये लॉ को समझने के लिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और दूसरा ये कि आर्टिकल 14 क्या होता है। देखिए, जब उन्होंने पिछली वीडियो में जुडिशियल रिव्यू देखा था, तो जुडिशियल रिव्यू हमने ये देखा था कि सरकार कोई कानून को पास करती है और उस कानून में कोई ऐसी बातें लिखी होती हैं जो हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करती हैं, तो उस कानून से वो सारी बातें हटा दी जाएंगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं। ये तो था जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13।
तो अब ये क्या कह रहा है आर्टिकल, ये आर्टिकल ये कहता है कि मान लो सरकार ने कोई ऐसा कानून पास किया जिससे 39B और 39C वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, तो वो कानून जो है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, उस कानून को पास कर दिया जाएगा। जबकि जुडिशियल रिव्यू क्या कहता था, जुडिशियल रिव्यू ये कहता था कि अगर किसी कोई बात होगी तो उस कानून को हटा दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है, उसका एक्सेप्शन है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो वो उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। देखो यार, बहुत आसान सी बात है। जुडिशियल रिव्यू में क्या बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा तो उस लॉ को हटा दिया जाएगा। लेकिन ये 31C ये बोलता है कि भाई देखो, फंडामेंटल राइट है तो सबसे ज़रूरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके देश में अमीरी और गरीबी बढ़ जाए। इसलिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, पैसे सब लोगों में बराबर बटे जाएं, जो कि इंडिया सोशलिज्म को मानता है। कैसे सोशलिज्म को मानता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानता है या फिर फेबियन सोशलिज्म को मानता है। तो अगर सोशलिज्म को मानता है इसका मतलब पैसे बराबर नहीं बटने चाहिए। तो अगर इस दौरान अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो आप ऐसे नोट करके एक बात लिख लो क्या, कि वैन, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी है, आर्टिकल 31C केम इन आर्टिकल 14 गोज आउट, यानी कि जब आर्टिकल 31C अंदर आता है ना तो आर्टिकल 14 अपने आप बाहर चला जाता है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो, अगली वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।